हाँ जी। तो अपने किसान आंदोलन करवा रहे हैं पिछले 2 दिन से। बिजोलिया का करवा दिया, बेगू का करवा दिया, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन करवाया, बूंदी में किसान आंदोलन करवाया। मैं जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन करवा दूं आपको, और आप नोटिस भी करना। हमने 2 दिन की क्लासें, लगभग मुझे लगता है 1.5 घंटे के आसपास की क्लासें, और मुझे नहीं लगता मैं अगले 7 मिनट लूंगा। मैं 7 मिनट से पहले पहले रिवीजन करवा दूंगा। बिजोलिया अब भीलवाड़ा में, तब मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना। राणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी, जिसका मुख्य केंद्र बिजोलिया था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। केशव दास के टाइम में मराठों का अटैक हुआ था। धाकड़ किसानों ने सहयोग किया था, रिश्ते अच्छे बने, जो 1894 में गोविंद दास की मृत्यु तक जारी रहे। 1894 के बाद कृष्ण सिंह सामंत बना, उसके बाद स्थितियां बिगड़ने लगी। 1897 में गिरधरपुरा नाम के गांव से यह आंदोलन शुरू हुआ। धाकड़ किसानों ने आंदोलन शुरू किया। कारण क्या थे? तो कारण थे कि लगान के अंदर कमी लाई जानी चाहिए, 84 प्रकार की जो लाग बाग ली जाती उसमें कमी लाई जाए, लाटा कुंठा बंद किया जाए, और जो बेगार ली जाती है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल साधु सीताराम दास के कहने पर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास के लिए गए। हामिद नाम का जांच अधिकारी आया, लेकिन पहले शुरुआत में उसने हालांकि पक्ष में भी दी, लेकिन शुरुआत में कोई ज्यादा किसानों को रियायत नहीं मिली। उल्टा छपनिया काल के समय सामंत ने किसानों के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार किया तो आंदोलन दब गया। 1903 में जब कृष्ण सिंह चौरी कर लगा देता है, तब आंदोलन एक बार दोबारा खड़ा हो जाता है। स्थानीय नेताओं ने आंदोलन चलाया था। प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव इसके स्थानीय नेता थे। पहले चरण में भले किसानों को सफलता नहीं मिली हो, लेकिन किसानों में सामंत विरोधी भावनाएं आई और अपने अधिकारों के प्रति जागृति आई। सामंत ने पहले तो नानजी पटेल, ठाकरी पटेल को निष्कासित किया था, हालांकि उनको तो बाद बुला लिया था। इस बार फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को निष्कासित कर दिया और साधु सीताराम दास को कहा कि लाइब्रेरी की नौकरी छोड़ो। दूसरे चरण में आपके विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा जुटते हैं इससे। विजय सिंह पथिक ओछड़ी नाम के गांव में विद्या प्रचारिणी सभा चलाते थे। साधु सीताराम दास उनको लेके आए थे 1916 में। 1917 में उन्होंने एक उपरमाल पंच बोर्ड बनाया, जिसका अध्यक्ष मन्ना पटेल थे। बेरीसाल नाम के गांव में हरियाली अमावस्या को बना। उपरमाल सेवा समिति युवाओं की उपरमाल का डंका एक पर्चा प्रकाशित किया। मेवाड़ सरकार द्वारा 2 कमीशन बनाए गए थे। एक कमीशन बनाया गया बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह। एक कमीशन बनाया गया था राज सिंह बेदला, अतक सिंह मेहता और रमाकांत मालवी। दूसरे वाला इसलिए बना था क्योंकि राजपूताना मध्य भारत सभा कह रही थी कि हम भवानी जाल की अध्यक्षता में जांच करवाएंगे। मेवाड़ सरकार नहीं चाहती थी बाहर की जांच एजेंसी है। फिर अंग्रेज 1922 में बीच में आ गए। रॉबर्ट हॉलैंड, विल्किंस, अगलवी, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारीलाल इधर से। किसानों की तरफ से मोतीराम जी, नारायण जी पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा। 84 में से 35 कर माफ कर दिए, पर बिजोलिया के सामंत ने इनको लागू नहीं किया। तीसरा चरण शुरू हुआ। ट्रेंच ने भूमि का बंदोबस्त किया, उल्टा पुल्टा कर दिया। सिंचित में कम लगा दिया, असंचित में ज्यादा लगा दिए। 1927 में विजय सिंह पथिक से किसानों ने बात की। उन्होंने कहा असंचित भूमि सामंत को वापस दे दो। उसने बेटे ने सारी जब्त कर ली। उसके बाद विजय सिंह पथिक इससे अलग हो गए। गांधी जी ने बजाज को भेजा, बजाज हरिभाऊ उपाध्याय को छोड़ गए। फिर प्रजामंडल बना और सरकार ने कहा कि प्रजामंडल के साथ में कोई रिश्ते नहीं रखोगे तो बातें मान लेंगे। 1941 में वीर राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता ने जाके समझौता करवा दिया किसानों के साथ। 44 साल चला था। प्रथम संगठित था, अहिंसक था, राजनीतिक जागृति लेके आया था। बाहर से चंदा नहीं लिया, तो स्वावलंबन है, नेशनल मूवमेंट के साथ में हमें जोड़ा था। कैसे जोड़ा? तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने प्रस्ताव रखा इसके पक्ष में, पथिक के कहने पर। केलकर ने समर्थन किया, गांधी जी, मालवीय ने इसका विरोध किया था। 20 वाले में नागपुर अधिवेशन के अंदर गांधी जी के सामने 3 किसान, कालू जी, गोकुल जी, नंदराम जी ने किसानों के शोषण की प्रदर्शनी लगाई, तो गांधी जी ने इसको अपना नैतिक समर्थन दिया था। तिलक ने अपने मराठा अखबार में इसके बारे में लिखा था। तिलक ने फतेह सिंह जी को लेटर भी लिखा था। गांधी जी ने भी फतेह सिंह जी को लेटर लिखा था। मुंशी प्रेमचंद जो थे उन्होंने इस पर नाटक लिखा था, रंगभूमि नाम करके। माणिकलाल वर्मा ने पंछीड़ा गया। एक प्रेमचंद भील और भंवरलाल जी थे, उन्होंने बाकी गजलें गा गा के किसानों को मोटिवेट करके रखा था। तो ये अपना, और उमा जी का खेड़ा एक गांव था जहां से विजय सिंह पथिक ने भूमिगत रूप से आंदोलन चलाया था। फिर हम पढ़ रहे थे बेगू। अब चित्तौड़ में मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। यहाँ के मेनाल के भेरुगुंड नाम की जगह से वही आपके धाकड़ों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। विजय सिंह पथिक के पास गए कि हमारे नेता बनो। उन्होंने रामनारायण चौधरी को भेज दिया था। रामनारायण चौधरी ने दामोदर लाल नाम के मंत्री से बातचीत की, लेकिन बातचीत नहीं मानी गई, तो इन लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया अपना। आंदोलन खड़ा करके इन्होंने कहा कि हम तो सरकारी न्यायालयों का तो बहिष्कार करेंगे, हम तो हमारी किसान पंचायतें ही बनाएंगे। ये सब बातें आई तो अंग्रेजी सरकार को पता चला। अंग्रेजी सरकार ने 2 काम किए। एक तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी से शासन के अधिकार लेके महाराज कुमार भोपाल सिंह को दे दिए, और इतने में पता चला कि साहब बेगू के सामंत अनूप सिंह ने विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से अजमेर में किसानों के साथ समझौता कर लिया, इसलिए अनूप सिंह को पकड़ के नजरबंद कर दिया और अमृतलाल को यहाँ का प्रशासक बना दिया।
ट्रेंच ने इसको बोल्शेविक समझौता कहा था। ट्रेंच को जांच अधिकारी बना के भेजा गया था। ट्रेंच आपके 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के अंदर फायरिंग कर देता है। उस फायरिंग के अंदर रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ नाम के 2 किसान है, वो आपके शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद में विजय सिंह पथिक यहाँ पर आए थे। विजय सिंह पथिक को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद धीरे धीरे आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था खालसा क्षेत्र वाला आंदोलन, वो जाट किसानों ने किया था। पहले उदयपुर में सम्मेलन हुआ, उदयपुर में सम्मेलन होकर उन्होंने अपनी मांगे रखी तो सरकार ने नहीं मानी तो उन्होंने कहा जाति पंचायतों के माध्यम से चलाएंगे। पड़ोली में एक सम्मेलन बुलाया, जाति पंचायतें तो गई, राजस्थान सेवा संघ आई, जो आपका कन्हैयालाल कलंतरी जो कि राजपूताना मध्य भारत सभा का सदस्य था वो भी आया। इस बार कहा कि बिजोलिया की तरह चलाएंगे, मातृकुंडिया में अगला सम्मेलन करेंगे। मातृकुंडिया में सम्मेलन किया, कहा कि लगान कम करो और अफीम की जो खेती की बंद होने की वजह से जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दो। सरकार ने ज्यादातर मांगे मान ली क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि जागीर के साथ साथ खालसा वाले भी आंदोलन कर दे। ये बूंदी किसान आंदोलन का एक और नाम बरड़ किसान आंदोलन है। साधु सीताराम दास वहां पर डाबी किसान पंचायत बनाते हैं, हरला भड़क उसके अध्यक्ष थे। 1922 में बाद में नन्नूराम शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार इसके अन्य नेता हुआ करते थे। और 2 अप्रैल 1923 को यहाँ डाबी के अंदर भी हत्याकांड हो गया। इकराम हुसैन फायरिंग कर देता है। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील की याद में वर्मा जी ने अर्जी नाम का एक गीत लिखा था। और रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त इस हत्याकांड की जांच करने के लिए आए थे। और वो जब आए और उन्होंने अखबारों में इसके बारे में लिखा तो बाद में सरकार की निंदा हुई। सरकार ने कमीशन बनाया, पृथ्वी सिंह, राम प्रताप, भैरोलाल की अध्यक्षता में। कमीशन ने भी लिपापोती सी कर दी थी, ज्यादातर को इनकी मांगे वगैरह मानी नहीं गई। 5 अक्टूबर 1936 से आंदोलन दोबारा शुरू हुआ। जब नुक्ता प्रथा को बंद कर दिया गया था, युद्ध कर लगाए गए थे, तो दोबारा हिंडोली के हुडेश्वर महादेव मंदिर में 500 गुर्जर और मीणा किसान इकट्ठे हुए थे। और बाद में सरकार ने इनकी बातें मान ली थी, कुछ बातें मान ली, धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया। इस दूसरे चरण में सामाजिक सुधार भी किए गए थे। महिलाओं की एक बड़ी संख्या इस आंदोलन के अंदर शामिल हुई थी। पर यह आंदोलन केवल गुर्जरों तक सीमित था, कुशल नेतृत्व नहीं था, राजस्थान सेवा संघ का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं मिला था, इस वजह से इतना सफल नहीं हो पाया। जहां मेवाड़ के किसान आंदोलन जागीरी क्षेत्रों के थे, वहीं ये किसान आंदोलन खालसा क्षेत्र का था। जागीरी क्षेत्रों में उत्पीड़न अधिक था तो वो थोड़े ज्यादा उत्पीड़ित थे, इधर वाले किसान कम उत्पीड़ित थे, बूंदी वाले। उधर वाले में कुशल नेतृत्व मिला, मेवाड़ वाले में इनको ज्यादा कुशल नेतृत्व नहीं मिला। मेवाड़ वाले में राजस्थान सेवा संघ आ गई थी, यहाँ पे राजस्थान सेवा संघ नहीं आ पाई थी। मेवाड़ वाले में महिलाओं की थोड़ी सीमित भागीदारी थी, यहाँ वाले में थोड़ी महिलाओं की भागीदारी अधिक हो गई थी। ये इनके बीच में थोड़े अंतर थे। ये देख लो 5-7 मिनट में खत्म हो गया। अब अपने आगे पढ़ लेते हैं। आज अपने एक किसान आंदोलन देखते हैं, अलवर किसान आंदोलन देखेंगे अपने, और पढ़ेंगे क्या क्या बातें हैं कौन से। अलवर की जब मैं सिंपली बात करूं, देख लो हमने मेवाड़ पढ़ लिया और बूंदी पढ़ लिया, हम अलग अलग जगह पे कौन कौन से आंदोलन हुए थे सारे पढ़ लेंगे धीरे धीरे। अलवर में किसी भी राज्य में 2 प्रकार की जमीन हो सकती है, एक तो जागीर भूमि और दूसरी खालसा। अब मैं इतनी बार ये बता चुका हूं आपको कि जागीर भूमि जो होती थी वो तो फ्यूडल लॉर्ड जो हुआ करते थे उनके पास हुआ करती थी। जो फ्यूडल लॉर्ड के पास में होती थी उसको तो जागीर भूमि बोलते थे, और जो राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करती थी, जो डायरेक्ट किंग के कंट्रोल में रहा करती थी, उसको बोलते थे खालसा। अलवर में जागीर वाली भूमि कम थी, खालसा वाली भूमि ज्यादा थी। जागीर वाली भूमि तो थी 20% और खालसा वाली भूमि थी 80%। इसलिए यहां पर जो भी किसान आंदोलन हुए वो खालसा वाली भूमि में हुए थे। वही देख लो, मेवाड़ में जैसे जाटों वाला खालसा भूमि में, बूंदी वाला भी लगभग खालसा भूमि का आंदोलन था, और ये वाला जो है ये भी खालसा भूमि का आंदोलन। 2 आंदोलन पढ़ेंगे हम, एक को जिसको हम निमूचना आंदोलन के नाम से जानते हैं, आप में से ज्यादातर ने इसका नाम सुन रखा है। एक दूसरा और पढ़ेंगे हम, मेव आंदोलन। मुझे याद है पिछले साल या उससे पिछले साल किसी एग्जाम के अंदर उन्होंने मेव आंदोलन पूछ लिया था। वही जो मैंने बताई थी आपको बात कि भाई आरपीएससी के पहले जितने फैक्ट वो पूछती थी वो सारे आपने याद कर लिए, घोटे मार लिया आपने, बिजोलिया, बेगू के सब कुछ। फिर आरपीएससी को लगता है यार स्टूडेंट की जब सब याद हो गया तो कहां से पूछूं, कुछ तो नया लाऊं, मर थोड़ी जाऊं, मेरी भी तो फीलिंग है। तो उसने कहा कि अपने मेव पूछ लेंगे, कोई दूसरे, और इधर उधर के ये आपके उदयपुर वाला जो था खालसा वाला, ये पहले नहीं पूछते थे, ये अब पूछना शुरू कर दिया, तो उन्होंने नए नए किसान आंदोलन पूछने शुरू कर दिए। तो हम अलवर के खालसा भूमि के निमूचना और मेव आंदोलन पढ़ेंगे। सन पे ध्यान दो, निमूचना कब हुआ है 1924-25 में, मेव आंदोलन कब हुआ है 1932-34 में। 32 से लेके 34, 32, 33, 34 तक चला होगा, तो 32 से 34। फिर बताएं, निमूचना किसान आंदोलन किसके द्वारा किया गया, तो राजपूत किसानों द्वारा किया गया। मेव किसान आंदोलन किसके द्वारा किया गया, तो मेव किसानों द्वारा किया गया। पढ़ लेंगे अपने सब, इनके बारे में बातें पढ़ लें। ये भी याद रखना, जागीर भूमि 20% थी, खालसा भूमि 80% थी। कई बार क्या होता है, वैसा कोई सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए, और फिर वो कहता है कि
अलवर में जागीर भूमि खालसा भूमि की अपेक्षा अधिक थी। अब अपने को पता ही नहीं अधिक थी या नहीं थी, तो अपने ने तो सत्य का पता ना असत्य का पता, फिर बालाजी का नाम लेके लगाना पड़ता है, गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। थोड़ी सी दिमाग में रख लेना, रट्टे वट्टे मत मारना, थोड़ा इतना दिमाग में, भाई खालसा वाली जमीन ज्यादा थी इसलिए खालसा वालों में वहां पर आंदोलन हो रहे हैं। निमोचना आंदोलन है राजपूत किसानों का, मेव आंदोलन है, नाम से पता चलता मेव किसानों का। बिजोलिया बेगू हमने पढ़े थे धाकड़ किसानों के थे, मेवाड़ वाला खालसा था वो जाट किसानों का था, बूंदी वाला जो हम पढ़ रहे थे वो गुर्जर किसानों का था। वैसे इन दोनों का भी हमने पढ़ लिया, दिमाग में रहेगी इतनी बात तो आपके। तो दो आंदोलन पढ़ने, निमोचना किसान आंदोलन और मेव किसान आंदोलन। वास्तव में तो इनके नाम ये होने चाहिए थे, पर ये दोनों अलवर के थे, इसलिए मैं आपको ये भी याद करवाना चाहता था कि अलवर के हैं। कई बार ये भी सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि निमोचना किसान आंदोलन किस जिले में था, और मैं पूरा निमोचना पढ़ा दूं और उसमें ये नहीं बताऊं, फिर आप वहां पे मुझे गालियां निकालोगे। मंगते ने सारी बातें बता दी थी, जो असली बात जो एग्जाम के अंदर आती है वो तो हमें बताई नहीं थी। तो भाई अपने तो पाड़ बांध रहे हैं, अपने पहले ही बता रहे हैं कि ये दोनों अलवर के अंदर आपकी जगह पड़ती है। आप पढ़ लेते हैं इनके बारे में क्या क्या बातें थी। निमोचना किसान आंदोलन पढ़ते थे। भूमि बंदोबस्त मैंने अब बता दिया आपको, लैंड सेटलमेंट क्या होता है अपने बात की हुई है। भूमि बंदोबस्त की क्या क्या चीज होती है इसमें। भूमि बंदोबस्त की मतलब भूमि की मेजरमेंट करनी, लैंड की मेजरमेंट करनी, कहां से कितना टैक्स लिया जाएगा वो सब तय करना, इसको भूमि बंदोबस्त कहा करते थे। और अलवर में कहते 3 भूमि बंदोबस्त हुए थे। 1876 24 साल बाद 1900 और 24 साल बाद 1924। दो तो याद नहीं रखने अपने। 1876 वाला पाउलेट ने किया था, पाउलेट नाम का अफसर रहा होगा अंग्रेजों का कोई, उसने किया था। 1900 वाला डायर नाम का कोई अफसर था, डायर वो नहीं है जिसको आप जानते हो, कोई दूसरे डायर नाम का अफसर था, उसने किया था। और तीसरा अपने एक पंडित जी थे एनएल टिक्को, इन्होंने कहा इस बार टीका मैं लगाऊंगा, तो तीसरे वाला एनएल टिक्को ने किया था। अपने याद रखने वाली बात एनएल टिक्को वाले की बात है, इसमें क्या बात हुई थी। पाउलेट और डायर वाला याद नहीं रखना। पाउलेट वैसे भले याद रखना, पाउलेट अपने यहाँ राजस्थान में अंग्रेजों का एक अधिकारी था, और हमारे बीकानेर पे तो तब पाउलेट बुक लिख के गया है, तो मुझे पाउलेट वैसे भी थोड़ा याद रहता है हमेशा। डायर 1924 में एनएल टिक्को ने। 24 वाला जब भूमि बंदोबस्त किया गया, ये सब जब चल रहा है ना, तो राजा जयसिंह है, वही जयसिंह आपके दिमाग में आ गया होगा। खूब सारे काम बताए थे मैंने, अंग्रेज विरोधी रवैया रखने वाला बंदा बताया था मैंने, वही जयसिंह। अब जयसिंह की सारी बातें आप याद कर लेना, कौन कौन सी बातें याद आ जाना चाहिए, अलवर वाले जयसिंह ने कौन कौन सी बातें की थी। जब एनएल टिक्को ने भूमि बंदोबस्त किया तो इसमें 2 बातें उभर कर सामने। एक तो इसमें जो लैंड रेवेन्यू था वो 40% बढ़ा दिया, भू राजस्व कितना परसेंट बढ़ा दिया गया, 40% बढ़ा दिया गया। एक देखो दूसरी जोरदार सी चीज, राजपूत और ब्राह्मण किसानों के पास में जो स्पेशल राइट हुआ करते थे, कई विशेषाधिकार हुआ करते थे, वो समाप्त कर दिए गए। प्रिविलेज जो हुआ करते थे वो समाप्त कर दिए गए। क्या प्रिविलेज थे? जब किसान आंदोलन है और भूमि राजस्व की बात कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रिविलेजेस हो सकता है? प्रिविलेजेस ये हो जाए कि इनका लैंड रेवेन्यू कम लगे, तो बाकी किसानों से भू राजस्व ज्यादा लिया जाता था, इनसे भू राजस्व कम लिया जाता। अब अपने को यह भी पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों, राजपूत और ब्राह्मणों से कम क्यों लिया जाता था, बाकियों से ज्यादा क्यों लेते थे? तो सिंपल सा कारण था कि ब्राह्मण तो पहली बात तो खेती करते ही नहीं थे, और फिर ब्राह्मण उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो हिंदू धर्म की व्यवस्था थी, उसमें ब्राह्मणों को एक उच्च स्थान प्राप्त था, और ऐसा माना जाता था कि भाई इनसे तो क्या टैक्स लेना है आपने। आज भी हम भले ही कितने ही जाति पांति के अंदर बंट गए हो, भले ही आपस के अंदर वैमनस्यता बढ़ गई हो, भले ही आपस में उतना कनेक्शन कहीं नहीं दिखाई देता हो, आपको लग सकता है पॉलिटिकल माहौल की वजह से, पर फिर भी मैं आज दिन तक भी गांव के अंदर देखता ही हूं, भाई ब्राह्मण को नहीं खाना, ब्राह्मण से थोड़ी पैसे लिए जाए, पाप लगता है एक। अब वो भले सही है या गलत है जो है, पर धारणा आज दिन तक है। तो उस समय भी सामाजिक व्यवस्था में वो सीनियर थे, तो उनसे ये टैक्स वगैरह, पहली बात पंडित जी खेती करते ही नहीं, कभी कर ली तो कहा भाई अब ब्राह्मण देवता है, वाह छोड़ो, इनसे क्या टैक्स लेना, लो तो इनसे कम ले लो। राजपूतों के टैक्स कम करने का रीजन ये था कि राजपूत सैनिक सेवा दिया करते थे, मिलिट्री के अंदर हुआ करते थे। क्योंकि आप मिलिट्री में सरकार को सेवा देते हैं, तो इधर आपका टैक्स थोड़ा सा कम कर दिया जाए। वरना वो कहता है कि भाई मैं तो आपको उधर सैनिक सेवा भी देता हूं, और इधर जो आपके है वो खेती भी करता हूं, तो खेती में भी मेरे से उतना ही टैक्स लेते हो, तो मेरे तो पार पड़े नहीं। तो बाद में सरकार कहती नहीं भाई थोड़ा सा आपको इधर टैक्स में रिबेट दे दे। ये मैं यदि कहूं तो आज जो आपके
कैंटीन व्यवस्था है। आज भी तो फौजियों को कैंटीन में सामान सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि यार फौजी को जो तनख्वाह मिलती है उससे पार नहीं पड़ती यार। तो इसको जितनी ये सेवा देता है, जितनी इनकी सर्विस है, जितना इनका योगदान है, उसकी तुलना में इनको तनख्वाह कम मिल रही है। तो क्या किया जाए? तो भाई ये चूंकि देश की सेवा कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा सामान थोड़ा सा सस्ता दे दो, तो थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, आमदनी का बराबर सा लेवल आ जाएगा। अब तो फिर भी फौजियों की तनख्वाह ये 1 रैंक 1 पेंशन आने के बाद में थोड़ी सी ठीक हो गई, वरना तो पहले तो बहुत कम तनख्वाह हुआ करती थी। मेरे तो कई परिवार में जो 2000 के आसपास रिटायर होके आए हुए हैं तो पेंशन आया करती थी कोई यूं 1800 रुपए 1500 रुपए ऐसी पेंशन हुआ करती थी। ढंग की रैंक से भी कोई रिटायर हो रखा है तो उनकी पेंशन है कोई 5000 रुपए 6000 रुपए। क्या खाले आदमी 5000 रुपए 6000 रुपए के अंदर? पर फिर उनको कहा कि तुम्हें सामान सस्ता दे देंगे रे, इतने से तुम्हारी पार पर पूरा जाएगी। तो राजपूत चूंकि सैनिक सेवा दिया करते थे इसलिए उनकी थोड़ी सी टैक्स के अंदर रिबेट दे देते, उधर कम कर दिया करते। ब्राह्मणों वाला मैंने बताया दिया। जयसिंह ने इस बार जब एनएल टिक्को वाला ये हुआ तो एक तो सबके बढ़ा दिए 40%। तो पहले इनके राजपूत ब्राह्मणों के बाकियों से कम हुआ करते थे। जयसिंह ने कहा कि ना, समानता का अधिकार है भाई साहब, सबके बराबर, तुम्हारे भी इतने ही लगेंगे। मैंने बताया ब्राह्मण तो ज्यादातर खेती करते ही नहीं थे तो उधर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। राजपूत चूंकि खेती किया करते थे तो उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा यार तू उधर भी हमारे से काम करवाए और इधर हमारा टैक्स भी बढ़ा दे, ये तो गलत बात है और हम तेरे को इतने टैक्स नहीं देंगे। तो याद रखना भाई इस आंदोलन का बड़ा सा कारण क्या था? तो इसका कारण ये था कि 1924 में एनएल टिक्को द्वारा जो लैंड सेटलमेंट किया गया था उसमें एक तो 40% भू राजस्व लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया गया था 40%, और राजपूत और ब्राह्मण किसानों के जो प्रिविलेज हुआ करते थे उनको खत्म कर दिया गया था। पहले उनसे कम टैक्स लिया जाता था अन्य किसानों की अपेक्षा, अब कह दिया गया कि नहीं बराबर टैक्स लेंगे, या टैक्स बढ़ा दिया गया उनका भी। इस वजह से वो नाराज थे। राजपूतों को चूंकि वो खेती किया करते थे, ब्राह्मण इतने नहीं करते, तो राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। अलवर के अंदर 2 क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था बेसिकली, एक तो बानसूर और एक थानागंज। इन जगह के नाम याद रखना। कई बार क्या होता है हम वो निमुचना के अंदर इतना फंस जाते हैं कि हम भूल जाते हैं एग्जैक्टली एरिया कौन से हैं। और कभी वो ये पूछ लेगा आपसे कि अलवर के कौन से क्षेत्रों के अंदर उस समय राजपूत किसानों ने विद्रोह किया था, तो बानसूर और थानागाजी के 2 इलाके थे जिनके अंदर ये विद्रोह किया गया था। अक्टूबर 1924 से ही विद्रोह शुरू हुआ। 24 में भूमि बंदोबस्त हो रहा है, 24 में इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। नेता कौन कौन थे? थोड़े से नाम याद कर लो। माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह। ये भी मुझे याद है किसी एक एग्जाम में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये नेता कौन से किसान आंदोलन के नेता थे, तो वो बोले निमुचना लिखे, वो बोले अलवर लिखे, वो बोले बानसूर थानागाजी लिखे। पंजाबी वाली कहावत है टोडी बोती कोड़े कोड़े, मतलब एक ही है इनका। तो 4 नेता नाम याद रखना, माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह। इन 4 नेताओं ने यहाँ पर यहाँ के जो बानसूर और थानागाजी के जो राजपूत किसान थे इनको संगठित किया और संगठित करके कहा भाई आंदोलन करो। लेकिन राजा ने इनको ध्यान दिया नहीं। तो इन लोगों को लगा कि यार कोई एक्सटर्नल सपोर्ट लेना पड़ेगा, बाहर से कुछ सपोर्ट मिल जाए ना अपने को तो थोड़ा ढंग का रहे। अलवर दिल्ली के पास में पड़ा करता था। उधर एक सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक सम्मेलन हो रहा था 1925 के अंदर। अपने तो ये याद रखना केवल कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का 1925 में सम्मेलन था। शायद दिल्ली है, हो सकता है मेरे दिमाग से निकल रहा हो, चेक कर लेंगे अपने वापस। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जनवरी 1925 के अंदर सम्मेलन हो रहा था। यहां से ये किसान वहां गए, 200 किसान लगभग, अमर सिंह, गंगा सिंह, माधो सिंह, गोविंद सिंह इनके नेतृत्व में 200 किसान वहां पर गए। और इन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वालों का, यार हम तो खुद क्षत्रिय हैं और ये राजा हम पर अत्याचार कर रहा है, मतलब तुम्हें हमारा साथ नहीं देना चाहिए। और इन्होंने बाकायदा एक पंपलेट तैयार करवाया, किसानों ने पुकार, पर्चा था, पर्चा कह दो, पंपलेट कर दो अंग्रेजी में, पुकार चर्चा नाम करके, सॉरी पुकार पर्चा नाम करके एक पर्चा छपवाया, पंपलेट छपवाया और ये यहाँ पे बांटा। सबको ले जाएगा पंपलेट दिया, भाई साहब ये पढ़ो, 40% बढ़ाया है और टैक्स और बढ़ा दिया हमारे, तो पहले कम लिया करते थे, फिर मतलब ही क्या रहा? राजा के लिए मरने के लिए भी जाओ, राजा के लिए गर्दनें भी कटाओ और टैक्स और पूरा दो, तुम ध्यान दो थोड़ा सा। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वालों ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा समर्थन है, किसानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरी तरीके से उनके साथ के अंदर आ गई। किसके खिलाफ? राजा जय सिंह के खिलाफ। अब किसान राजा जय सिंह के पास आए, अब थोड़ा यूं उत्साह बढ़ा, कोई बड़ा यूं पीछे मिल जाए तो मजा आता। टोगड़ियो खुंटा पान कूदे,
तो खुंटा होना जरूरी होता है। खुंटा मिला पीछे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मिली, तो ये आए जय सिंह के पास और जय सिंह को कहा कि हमारी मांगे कुछ मांगे, हमारी किसानों की क्या मांगे हो सकती है? लैंड रेवेन्यू में कमी लाई जाए, भू राजस्व ज्यादा कर दिया, 40% बढ़ा दिया, कम कर। चराई कर हुआ करता था, मैंने कल ही बताया था, पशुओं को चराने पे कर लगा करता था, तो इन्होंने कहा ये चराई कर बंद करो। पशु चरेंगे नहीं, चरेंगे तो क्या करेंगे? मतलब अब तो इनके पैसे भी खा जाएगा, तो मतलब गाय का भी शाखा से, तो वो भी अपने आप के अंदर हुआ करता। गऊ है, गऊ के कोई चरने के किस बात के पैसे ले सकता है? तो चराई कर बंद किया जाए, बेगार नहीं देंगे। किस बात की बेगार दें? एक ना ब्राह्मणों के होने की वजह से, ब्राह्मणों का ये आंदोलन था, या ब्राह्मण भी इससे पीड़ित थे, इसकी एक वजह ये भी थी, पहले जो मंदिरों को, ब्राह्मणों को जो जमीन दान में दी जाती थी उसको बोलते थे माफी। माफी जमीन बोलते थे, भाई जमीन दान में देते और वहां से कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहां का टैक्स माफ कर दिया, इसलिए उसको क्या बोलते थे? माफी जमीन बोला करते थे। जय सिंह ने कहा भाई कोई माफी नहीं, ये जमीन वापस दो, स्टेट की जमीन। किस बात की? मंदिरों के और ब्राह्मणों को जमीन दी हुई है, तो जो माफी वाली जमीन थी वो जब्त करनी शुरू की। तो किसानों ने कहा यार ब्राह्मणों की तो क्या जमीन दबे यार, ये माफी वाली जमीन जो मंदिरों को दी हुई ये तो बंद कर दूं अपने आप। फिर एक राजा जयसिंह बड़ा इस मामले में जोरदार आदमी था, इसको जंगली सुअर का शिकार करने का शौक था। जंगली सुअरों का शिकार किया करता था, और वैसे भी माना जाता है कि वह जंगली सुअर का शिकार सबसे बेहतरीन शिकार माना जाता था। कि पहले यूं मर्दानगी दिखाने का तरीका था, भाई सुअर कौन मार के लाए, जंगली सुअर। आपको सुअर दिमाग में आते हैं जो दिमाग में आ रहे हैं, ना ना ये नहीं, वैसा जंगली सुअर एकल खोड़ा सुअर जो होता है अपने आप में एकल दंता, उसके लिए कहा जाता है वो शेर को टक्कर दे। और मेरे तो वो एक चुंडावत जी की कहानी पड़ी हुई, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, उसके अंदर क्या कहानी है मैं अब तो भूल गया उसका। वो दोहा, एक सुअर होता है और कुछ राजकुमार उसका शिकार करने के लिए जाते हैं और वो सुअर उनकी तरफ गुर्राता है, तो कहानीकार लिखती है उसमें कि शायद वो गुर्राते हुए सुअर कह रहा था वापस चले जाओ सारे, वरना आज कहीं पीछे सती हो जाएगी, मतलब मैं मार दूंगा सबको यहाँ पे, और पीछे तुम्हारे कोई बाट जोती होगी, लुगाइयां बैठी होगी, तुम यूं मर्द बन बन के कह के आए होंगे कि आज लाएंगे और सुअर का शिकार करके आएंगे और सुअर का मांस पकाएंगे शाम को, एक को जिंदा नहीं जाने दूंगा। तो जंगली सुअर वो जानवर हुआ करता है। राजा जय सिंह ने कई जंगली सुअर पाल रखे थे और उनके लिए बाकायदा इलाके बना रखे थे, भाई आरक्षित क्षेत्र है, ये इनके अंदर रहेंगे। वो तो कोई बात नहीं, आरक्षित क्षेत्र जो बना रखे थे, वो जंगली सुअर कई बार उन आरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकल के और जो किसानों की जमीन थी उसको बर्बाद कर दिया करते थे। किसानों का कहना था भाई तेरे आरक्षित क्षेत्र है ये बंद कर, रोध रोध बोलते थे, इन रोधों को समाप्त किया जाए, या हमें इन जंगली सुअरों को मारने की परमिशन दे, कि हमारे यदि खेत की तरफ आएंगे तो हम इनको मारेंगे। क्योंकि राजपूत किसान थे ज्यादातर, इसलिए हथियार वगैरह रखते थे, तो उन्होंने कहा कि इस बार हमारी तरफ आए तो हम सल्टाएंगे इनको, या तू अपने इनको आरक्षित क्षेत्रों में रख, इधर बाहर मत आने दे, वरना आरक्षित क्षेत्र ही बंद कर। तो किसानों ने कुछ मांग रखी, तो सुअर वाली ध्यान रखना कि जंगली सुअरों के शिकार की अनुमति के लिए या जंगली सुअरों की समस्या के कारण कौन सा किसान आंदोलन हुआ था, तो ये अलवर वाले किसान आंदोलन का एक बड़ा कारण ये जंगली सुअरों वाली समस्या थी कि उनके लिए आरक्षित क्षेत्र थे और वहां से वो सुअर जो बाहर जाके किसानों की भूमि को बर्बाद कर दिया करते थे, खराब कर दिया करते थे। जय सिंह ने ये मांगे वगैरह उनकी मानी नहीं तो किसान इकट्ठे होने शुरू हो गए।